Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with respiratory medicine. First chapter from the Whitson medicine for final year. विद द कंटेंट्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन को हम देखेंगे, फंक्शनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, इमेजिंग एंडोस्कोपिक या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर क्या आता है, इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, ट्यूमर्स ऑफ ब्रोंकस और लंग्स क्या हो सकते हैं, इसके अलावा इंटरस्टिशियल और इन्फिल्ट्रेटिव पल्मोनरी डिजीज कौन सी हो सकती हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस और इन्वायरमेंटल कौन सी लंग डिजीज हो सकती हैं, पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीजेस अपर एयरवे की क्या हो सकती हैं, प्लूरल डिजीज और डायफ्राम और चेस्ट वॉल को क्या चीज अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम क्लिनिकल फीचर्स पे चलते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हमने हैंड को देखना है। हैंड के अंदर वो चीजें जो हमें लंग्स की तरफ सजेस्ट करेंगी वो क्या चीजें होंगी, फिंगर क्लबिंग, इसके अलावा जो है टार स्टेनिंग, स्मोकिंग की वजह से टार स्टेनिंग होगी, पेरिफेरल साइनोसिस यानी कि फिंगर्स जो है वो ब्लूइश होंगी, हो सकती हैं, वो शो करेगा कि टिश्यू जो है उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा है। साइंस किसी ऑक्यूपेशन के साइंस नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ्लैपिंग ट्रेमर्स आएंगे। इसके बाद रेडियल पल्स देखेंगे, रेट रिदम। इसके बाद जो है बीपी, इसमें जो है वो आर्टीरियल पैराडॉक्स नजर आ सकता है। इट इज के इनहेल जब हम करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसके अंदर तकरीबन 10 mmHg से ज्यादा जो है वो रेस करेगा, सॉरी 10 mmHg से ज्यादा वो जो है एग्जैजरेटेड ड्रॉप होगा वो 10 mmHg से इनहेलेशन के दौरान। ये हमें पेरिकार्डियल डिजीज की तरफ और कार्डिक टेम्पोनेट वगैरह की तरफ भी जो है और एम्बोलिज्म की तरफ भी पिन पॉइंट करता है। इसके अलावा जेवीपी एलिवेटेड होगा। फेस, माउथ और आइस को जब हम देखेंगे तो पर्स लिप जो है वो लेबर्ड ब्रीदिंग का साइन है। सेंट्रल साइनोसिस मतलब जो सेंट्रल साइनोसिस ज्यादा स्वेयर होती है जिसके अंदर हमारे पास टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है वो ब्लूइश हो जाती हैं। टंग के अंदर सरफेस ब्लूइश हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि सेंट्रल यानी कि ब्रेन का कोई मसला जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो नहीं हो रही, एनीमिया, हार्डनेस सिंड्रोम। थॉरक्स के लिए हम आगे जाते हैं। बल्कि ये थॉरक्स के अंदर हम कोई डिफॉर्मिटी, पेक्टस एस्कवेटम, क्रेनिएटम, इंटरकोस्टल ड्राइंग, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह ये चीजें हमें देखने को पता चल सकती हैं। पैल्पेशन जब हम करेंगे तो ट्रेकिया सेंट्रल है नहीं है, क्रिकॉइड का स्टर्नल रेजिस्टेंस बराबर है नहीं है, बिहाइंड से कोई सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी तो नहीं है, एक्सपेंशन तो नहीं है। परकशन में हम नोट को देख सकते हैं, रेजोनेंट हेडल है, स्टोनिडल है, ये हमें डिफरेंट टाइप की लंग डिजीज की तरफ जो है वो कर सकते हैं चैनल। ऑस्कल्टेशन के अंदर हम ब्रेथ साउंड देखेंगे, नॉर्मल है, ब्रोंकियल है, लाउडर है, सॉफ्टर है, एडिट साउंड्स क्या हैं, वीज, क्रैकल्स, रब्स वगैरह हैं कि नहीं है। यहाँ जो है वोकल रेजोनेंस चेक करेंगे, वो जो है इफ्यूजन के अंदर एब्सेंट होंगे, कंसोल्टेशन के अंदर ज्यादा होंगे, विस्पर्ड वॉइस कैसे आ रही है, लैग एडिमा चेक करेंगे, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन। कोर पल्मोनल का मतलब ये है कि हमारे पास राइट हार्ट फेलियर हो लंग की वजह से, तो इसको हम कोर पल्मोनल कहेंगे। वीनस थ्रोम्बोसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, हम रिलैक्स के ऊपर देखेंगे। इसके अलावा जो है हम उसको ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए मास्क लगा हुआ है, कैनुला लगा हुआ है, नेबुलाइजर लगा हुआ है, इनहेलर लगा हुआ है, इनहेलर ले रहा है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, फीवर, रैश, स्पुटम या फीटर तो नहीं है। इसके अलावा जो है हम उसके स्पुटम एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे, सीरस फ्रॉथी पिंक जो है वो पल्मोनरी एडिमा के अंदर होता है। इसके अलावा म्यूकोपरलेंट होता है ब्रोंकियल या निमोनिया के इन्फेक्शन, पुरुलेंट ब्रोंकियल या निमोनिया के इन्फेक्शन में, ब्लड स्टेन कैंसर में हो सकता है, ट्यूबी के अंदर हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर चूंकि एयर जो है वो इंट्रैप हो रही होती है लंग के अंदर, तो हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट होता है। चूंकि ये क्रॉनिक प्रोसेस होता है तो बैरल शेप में आ जाता है। इसके एंट्रोपोस्टीरियर और वर्टिकल डायमीटर जो है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर ये बराबर हो जाते हैं लंग्स रेस्पिरेट चेस्ट के। ऑस्कल्टेशन के अंदर रिड्यूस्ड ब्रेथ या फिर वीजिंग आएगी। हार्ट साउंड जो है वो एपिगैस्ट्रियम में ज्यादा सुनेंगे क्योंकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड है, हार्ट ट्यूब शेप हो जाएगा, तो एपिगैस्ट्रियम में नजर आए, एपिगैस्ट्रियम में ज्यादा सुने। पर्स लिप जो कि लेबर्ड ब्रीदिंग। इसके अलावा सेंट्रल साइनोसिस नजर आ सकती है, लिप्स पिंक, टंग पिंक। इसके अलावा रिड्यूस ग्लूकोस्टोनल डिस्टेंस हो सकता है। चेस्ट इन ड्रॉइंग्स, कार्डिक एपेस जो है वो पैल्पेबल नहीं होगी, कार्डिक डलनेस आएगी। और इंस्पायरेशन पे लोअर रिब्स के नीचे जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होगी। अच्छा, अब अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात करें, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर हमारे पास लंग्स जो है वो श्रिंक कर जाएंगे, स्मॉल रिड्यूस्ड एक्सपेंशन। एक तो वो श्रिंक करेंगे, दूसरा उनका कुछ एरिया जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास कम हो जाएगी एक्सपेंशन, सेंट्रल साइनोसिस, टैकेप्निया, ऑस्कल्टेशन, फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकल। इसके अलावा हमारे पास डल परकशन आएगी बेसिस पे, क्योंकि बेस पे लंग ही नहीं है तो डल परकशन आएगी इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास राइट मिडल लोब जब निमोनिया होगा तब क्या हो सकता है। इंस्पेक्शन के ऊपर हमारे टेकिपनिया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। पैल्पेशन, पैल्पेशन के ऊपर हमारे पास रिड्यूस एक्सपेंशन होगी, राइट जिस साइड का नमूनिया होगा उस साइड पे हमारे पास एक्सपेंशन रिड्यूस होगी। परकशन के ऊपर जो है वो हमारे पास डल ऑस्कल्टेशन, डल जो है वो परकशन नोट आएगा। और ऑस्कल्टेशन में हमारे पास ब्रोंकियल ब्रीदिंग पैच आएगा इस एरिया के अंदर जहाँ पे राइट साइड पे जो है लोअर और मिडल जोन का नमूनिया जो है।
नेक्स्ट राइट अपर लोब के अंदर अगर अगर कोलैप्स के फीचर है, सिंपल सी बात है, कोलैप्स के फीचर के अंदर क्या वॉल्यूम जो है लंग का, वॉल्यूम एयर का जो है वो कम एंटर होगा, जिसकी वजह से ट्रेकिया जो है वो राइट साइड पर डेविएट हो सकता है। कोलैप्स में कोलैप्स जो है वो ट्रेकिया को दूर भेजेगा और फाइब्रोसिस जो है वो अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। कोलैप्स के अंदर हमारे पास रिड्यूस एक्सपेंशन हो गया अपर जोन के अंदर, डल नोड आएगा और ब्रेथ साउंड जो है वो सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन डिक्रीज ब्रेथ साउंड होगी, सिंपल। निमोथोरैक्स के अंदर, निमोथोरैक्स का मतलब ये है कि एयर जो है वो इंट्रैप हो रही है किसी एक साइड पे प्लूरल कैविटी के अंदर, इससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी क्योंकि लंग्स फुली एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो वो पेन होगी। इसके अलावा एक्सपेंशन जो है वो कम हो जाएगी, रेजोनेंट और हाइपर रेजोनेंट नोट आएगा क्योंकि एयर इंट्रैप्ड है, और ब्रेथ साउंड जो है वो एब्सेंट होगी क्योंकि लंग्स जो है वो कोलैप्स हुआ पड़ा होगा इस वजह से। और एक्सरे में कैसे दिखेगा, एक्सरे के अंदर फ्लैटन डायफ्राम, वहां से मार्किंग ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग जो है वो गायब होंगी, और लंग का कोलैप्स बॉर्डर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर टेंशन निमोथोरैक्स है तो फिर बहुत कम चांसेस है कि मिले, और शिफ्टिंग ऑफ मिडियास्टिनम होगी जिसके अंदर ट्रेकिया और हार्ट जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हुए होंगे। टेंशन निमोथोरैक्स के अंदर लार्ज प्लूरल लार्ज राइट प्लूरल फ्यूजन के अंदर क्या होगा, फ्यूजन के अंदर यह है कि प्लूरा के अंदर वाटर या ब्लड जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा जो है वो एरिया आ रहा है। इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी क्योंकि लंग कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंशन कम हो जाएगी, स्टोनी डल परकशन नोट आएगा, वाटर या फ्लूइड की वजह से जो है वो स्टोनी डल परकशन नोट आता है। इसके अलावा अब इस एरिया में चूंकि लंग नहीं है तो ब्रेथ साउंड्स भी नहीं आएंगी, वोकल रेजोनेंस जो है वो भी वोकल रेजोनेंस भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे लंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड टॉपिक, फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग। इसमें हम एनाटॉमी को देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास ये मेन ब्रोंकस है, जो ये है ट्रेकिया जो कि मेन ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट में। राइट वाला जो है मजीद दो में डिवाइड हो रहा है, और लेफ्ट वाला जो है, राइट वाला तीन में डिवाइड होता है और लेफ्ट वाला जो है वो दो के अंदर डिवाइड होता है, एक और दो। अब आगे हमारे पास लोब्स की बात करें, लोब्स राइट वाले लंग के तीन लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, इसीलिए राइट के अंदर तीन ब्रोंकस है और लेफ्ट के अंदर दो ब्रोंकस है, तो दो ही लोब है, अपर लोब और लोअर लोब। अब अगर कार्टिलेजिनस पार्ट की बात करें तो हमारे पास कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होगी, और एट द एंड हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आएंगे जिससे थोड़ी बहुत डिफ्यूजन टेक प्लेस करती है, जब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो है वो हमारे पास एल्वेलाई से होती है। इसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल की अगर हम बात करें, स्मूथ मसल जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर स्मूथ मसल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है, ब्लड सप्लाई जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आ रही है और पल्मोनरी वेन के जरिए, ब्रोंकियल आर्टरी के जरिए आ रही है, मेनली ब्रोंकियल आर्टरी ये इसको देगी। और इसके अलावा हमारे पास एल्व्यूलर एल्व्यूला में जब आएगी कैपिलरीज बेड बन जाएगा और फिर वहां से वेन्स बन के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये ब्लड जो है वो हार्ट को वापस जाएगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा और आर्टरी से वापस हार्ट की तरफ जाएगा, और जो लंग्स को सप्लाई करेगा वो ब्रोंकियल आर्टरी के जरिए सप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे हो रही है। ब्रीदिंग के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंट्रल ब्रेन के अंदर कीमोरेसेप्टर होते हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पीएच को सेंस करते हैं सीएसएफ की। अब ये पीएच जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चेंज होती है। कैरोटिड बॉडी के अंदर भी सेंसर लगे हुए होते हैं हाइपोक्सीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वो कैरोटिड बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 60 मिलीमीटर या 8 किलो पास्कल से कम होगा तो हमारे पास ये सेंस होगा। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा मसल स्पिंडल होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर जो मसल स्पिंडल है वो भी इन चेंजेस को, मैकेनिकल लोड के चेंजेस को सेंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैगल के सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं जो कि लंग्स के स्ट्रेच और रिलैक्स होने, इनहेल टॉक्सिन्स और इन चीजों से जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकल यानी कि ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो है इमोशनल कंट्रोल और वॉलिटेशनल यानी कि हम खुद जो कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरली ऑटोनॉमिक ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये 5 मैकेनिज्म के जरिए ब्रीदिंग कंट्रोल, कीमोरेसेप्टर्स, कैरोटिड बॉडीज, उसके अलावा मसल स्पिंडल्स जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है वो वैगल सेंसरी फाइबर्स हैं जो कि स्ट्रेच वगैरह को, टॉक्सिन्स वगैरह को सेंस कर रहे हैं। उसके अलावा कॉर्टिकल और लिम्बिक सिस्टम्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक क्यों है, क्योंकि हमारा सांस में खुद ब खुद आ रहा है। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो हम इसको कॉर्टिकल और लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करके या उसको ट्रेन करके कर सकते हैं। अब लंग के अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास अपर एयरवे के अंदर होता है नेजल हेयर जो कि पार्टिकल्स को इंट्रैप करते हैं, कफ रिफ्लेक्स के जरिए जो है सीलिया की मूवमेंट से इसको बाहर निकालते हैं। और लोअर एयरवे के अंदर हमारे पास क्या होता है, लोअर एयरवे के अंदर हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि हमारे पास माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो लंग के अंदर पहले ही रिजाइड कर रही होती है उसके खिलाफ कुछ नहीं करते, लेकिन जो बाहर से आते हैं टॉक्सिन उनके खिलाफ जो है वो काम, और वो म्यूकस क्रिएट करते हैं, और फिर वो म्यूकस जो है वो सीलिया की मूवमेंट की वजह से म्यूकस क्रिएट, वो जो है म्यूकस क्रिएट करते हैं, और म्यूकस जो है वो क्लियर होती है बाय म्यूकस सीलियरी एक्सेलरेटर। म्यूकस सीलिया की वजह से जो है वो क्लियर होती है थ्रू नोज या थ्रोट। इसके अलावा हमारे पास जो है लंग्स के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं वो ऑर्गेनिक डस्ट और जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे सिलिका एस्बेस्टोस वगैरह इनको जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं,
ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर जो है, जो कि ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एक्स-रे। एक्स-रे हमारे पास इनिशियल सांस का मसला है, चेस्ट एक्स-रे करा लो। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ गया चेस्ट एक्स-रे। मोस्टली हम जो करते हैं वो पीएवीयू करते हैं, पोस्टीरियर इंटरव्यू जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है लंग फील्ड्स का, हार्ट का, डायस्टनम का, जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो पेज वगैरह होता है, ठीक है। अब इंक्रीज शैडोइंग का मतलब ये है कि या तो उसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है, या लोबार कोलैप्स जहाँ पे होगा वहाँ पे हो जाएगा, या कंसोलिडेशन जहाँ पे लंग्स का कोई मसला है वहाँ पे जो है वो इंक्रीज शैडोइंग हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगा वो एरिया, मोनली जो है वो ब्लैकिश एरिया है। इसके अलावा हमारे पास हम देख सकते हैं कि मीडियासिनम तो शिफ्ट नहीं हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड कंसोलिडेशन के केस के अंदर पोजीशन ऑफ मीडियासिनम। इसके अलावा जो है हमारे पास निमोथोरिक्स होता है, उसके अंदर मीडियासिनम हम देखते हैं कि वो तो शिफ्टेड नहीं है, टेंशन निमोथोरिक्स में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारे पास जो है एयर ब्रोंकोग्राम। एयर ब्रोंकोग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ब्रोंका है वो पेटेंट है, एंड में कोई मसला आ रहा है। कोलैप्स की वजह से हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम, लॉस ऑफ वॉल्यूम होता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियासिनम टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड की तरफ जो है वो मीडियासिनम शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास रिंग्ड शैडोज अगर हमारे पास आ रहे हैं, रिंग्ड शैडोज, तो इसका मतलब ये है कि ब्रोंका जो है वो थिकन हो गए हैं। प्राइम लाइन शैडोज का मतलब है थिकन ब्रोंको एंड पे जाके हो रहे हैं, और ट्रायम लाइन का मतलब ये है कि थिकन ब्रोंका साइड ऑन है। ट्यूबुलर शैडो का मतलब है कि ब्रोंकाई के अंदर जो है वो फ्लूइड भर गया है, ब्रोंकिएक्टेसिस को सजेस्ट करता है। ये डिफरेंट चीजें जो है हमें बताती हैं कि चेस्ट एक्सरे से हम कैसे थिकन तो नहीं हो गया, ब्रोंकिया थिकन तो नहीं हो गया। इसके अलावा हम जो है वो सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को देखने के लिए, कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर होगी है तो हमें वेसल्स को देखना लंग की। तो इसके अलावा हम ये कर सकते हैं, इसके अलावा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कर सकते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन के कितनी वेंटिलेशन पे कितनी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आ रही है, परफ्यूज कितनी हो रही है, वो कितनी लंग के अंदर जो बैरियर्स हैं उनको क्रॉस कर रही है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पैट स्कैन। पैट स्कैन जो है इसके अंदर हमारे पास एक रेडियो ट्रेसर होता है, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज जो है वो रेट चेक करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का बाय द सेल्स। इस तरह से जो है हमारे पास ये स्कैन होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एमआरआई हो सकती है। एमआरआई जो है वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए अच्छी टेक्निक है, लेकिन लंग पेरेन्काइमा केस के अंदर ये जो बहुत कम यूजफुल होती है। ले अल्ट्रासाउंड हो सकता है, अल्ट्रासाउंड, थोरेसिक अल्ट्रासाउंड जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है प्लूरा को देखने के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर होना चाहिए, और बाकी ये दूसरी चीज़ों को देखने के लिए तो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास एंडोस्कोपी पे आ जाए, ये सारी थी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या था, चेस्ट एक्सरे, सीटी, पेट स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लेरेंगोस्कोपी कर सकते हैं, लेरेंक्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए दे सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकस को जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए देखा जा सकता है बाय गिविंग एनेस्थीसिया। इसके अलावा हमारे पास जो है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, मतलब ये है कि ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है हम जो है वो प्रोब पास वही करेंगे, अंदर जब प्रोब पास करेंगे उससे जो है वो हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ये हम लिम्फ नोड्स वगैरह या नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर ये यूजफुल हो सकता है, लाइक मीडियासिनल लिम्फोडेम, लिम्फ नोड्स वगैरह चेक करने के लिए, टीबी सार्कोइडोसिस केस में जहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो ज्यादा हो गए हैं बड़े, उनको देखने के लिए वो बाहर वाले अल्ट्रासाउंड से नहीं पिक हो रहे, तो वो अंदर से जाके हम अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी हो सकती है, थॉरेक्स को जो है वो इंसर्शन के जरिए चेस्ट वॉल को देख सकते हैं और बायोप्सी वगैरह ले सकते हैं डायरेक्ट विजन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमने क्या करने हैं, स्पुटम, प्लूरल फ्लूइड, थ्रोट स्वैब, ब्लड एंड ब्रोंकियल वॉशंस इन डिफरेंट के जरिए हम जो है वो बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा है, किस तरह का है। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करना है, हमने हाइपरटोनिक सलाइन लेना है, स्पुटम नहीं आ रहा तो, और स्पुटम जो है वो इससे आ जाएगा, हाइपरटोनिक सलाइन जब हम इंजेक्ट करेंगे उससे। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं हम, सार्स कोविड का टेस्ट इसी तरह ही कर सकते हैं जैसे हम स्पुटम स्वैब ले रहे थे, थ्रोट स्वैब ले रहे थे। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल कौन से हैं, आईजीई मीडिएटेड एस्थमा के अंदर जो है हम आईजीई का टेस्ट वगैरह करते हैं, एलर्जीज के अंदर करते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आईजीजी का ऐसे हो सकते हैं। अब हमारे पास साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी। साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल के अंदर हमने क्या है कि प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड और ब्रोंकाई जो है उनकी ब्रशिंग और वॉशिंग लेनी है। फाइनल एस्पिरेशन से लिम्फ नोड्स के ले सकते हैं, पल्मोनरी रीजन्स वगैरह के लिए। रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्टिंग जो है, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट कैसे कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिनको हम कहते हैं, ये हम स्पायरोमेट्री के जरिए कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं, लाइक कितना एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये हमने देखना है। और इसके अलावा लंग वॉल्यूम देखना है, लंग वॉल्यूम वगैरह देखने के लिए हमें स्पायरोमेट्री वगैरह करा सकते हैं, एक्सरसाइज करा के स्पायरोमेट्री करा सकते हैं। इसके अलावा एबीटीज करा सकते हैं, ऑक्सीमेट्री करा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, पीएच वगैरह पता चलती है एबीटीज से, और बाइकार्बोनेट्स वगैरह के लेवल चीज से पता चल सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किस चीज़ों से कौन सी चीज़ें जो हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, कौन सी प्रॉब्लम? कफ, खाँसी है, अरसे से खाँसी है बंदे को, तो ये हमारे पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा सकता है। लो पेज है, प्रोलॉन्ग है, किस तरह की है खाँसी, कब से है, स्पुटम के साथ है, नहीं है, इस तरह की चीज़ें पूछ के जो है हम डिफरेंट बीमारियों को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रेथलेसनेस यानी कि डिस्निया, डिस्निया जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हेल्दी पीपल में भी हो सकती है, अनहेल्दी पीपल में भी हो सकती है। इनको लंग्स का मसला है, हार्ट का मसला है, मसल्स का मसला है, इस तरह इन लोगों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। इसके अलावा एनीमिया है, तब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि पल्मोनरी जो सेंसरी नर्व, इंट्रापल्मोनरी सेंसरी नर्व्स है ना, वो हमारे पास स्टिमुलेट हो सकती हैं। इसके अलावा ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा हाइपोक्सिया की वजह से हाइपरकैप्निया यानी ऑक्सीजन कम हो गया तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू है, एसिडोसिस के अंदर या ज़्यादा होना शुरू है, ब्रेथलेसनेस। कफ क्यों हो सकती है? कफ अगर हमारे पास फेरेंस से ओरिजिनेट कर गया है, उसकी कॉमन कॉज पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब किसी को मुसलसल नज़ला चल रहा है जिसकी वजह से मुसलसल पोस्ट नेजल ड्रिप है, तो उसकी वजह से उसको खांसी हो सकती है। लेरिंग्स के अंदर लेरेंजाइटिस, ट्यूमर, हुफिंग कफ, क्रूप्स की वजह से हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास हार्श पेनफुल कफ होगी, खांसी के साथ खांसी तेज होगी और वॉइस ऑल्टर हो सकती है और एपिसोडिक कफ होगी, पैरोक्सिज्म ऑफ कफ, साथ में स्ट्राइडर होगी। ट्रेकिया के अंदर क्या ट्रेकियाटास हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास स्टर्नम के पीछे पेन हो सकती है विद कफ, मतलब खांसी कर रहे हैं साथ में स्टर्नम के पीछे पेन हो रही है, ये ट्रेकिया की वजह से है क्योंकि ट्रेकिया के स्टर्नम के पीछे है ना। फिर हमारे ब्रोंकाइटिस की ब्रोंकाई में ब्रोंकाइटिस हो जाए, एस्मा हो सकता है, इओसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। ब्रोंकाइटिस के अंदर ड्राई या प्रोडक्टिव कफ होगी और सुबह में ज्यादा होगी। एस्थमा के अंदर जो है वो ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ एस्थमा के अंदर ड्राई कफ होगी, वर्स एट नाइट। दोनों का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। उसमें ब्रोंकाइटिस में ड्राई या प्रोडक्टिव कफ दोनों हो सकती हैं, लेकिन वो सुबह में ज्यादा होगी। अगर किसी को रात को ज्यादा हो रही है तो फिर उसको एस्थमा का मसला हो सकता है। इओसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हमारे पास क्या है, एयरवे हाइपर एक्टिव, सिमिलर फीचर्स होते हैं एस्मा के, लेकिन एयरवे हाइपरसेंसिटिविटी मतलब जैसे एलर्जेंस की वजह से होती है ना, वो नहीं होता। लंग कैंसर के अंदर परसिस्टेंट कफ होगी और साथ में हेमोप्टाइसिस भी हो सकती है। लंग पैरेन्काइमा का चेंज, लंग पैरेन्काइमा की वजह से कफ क्यों हो सकती है? टीबी है, निमोनिया है, ब्रोंकियाइटिस है, पल्मोनरी एडिमा है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर प्रोडक्टिव कफ होगी, हेमोप्टाइसिस के साथ, निमोनिया के साथ। निमोनिया में ड्राई हो सकती है इनिशियली, लेकिन बाद में क्योंकि बैक्टीरियाज हैं तो प्रोडक्टिव कफ होगी। हो सकता है स्पुटम हो, पास हो, इस तरह की चीजें हो। एटिपिकल निमोनियास लाइक कोविड, इस तरह की चीजों के अंदर हमारे पास जो है ड्राई कफ भी हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर हमारे पास प्रोडक्टिव कफ होगी और ये जो है पॉस्चर रिलेटेड होगी। ये हमारे पास एक पॉइंट है, ब्रोंकिएक्टेसिस पे करने पॉस्चर चेंज करने से स्पुटम प्रोडक्शन इंड्यूस हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा के मोस्टली नाइट में होगी। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस में ड्राई डिस्ट्रेसिंग होगी। ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी वजह से ड्राई कफ बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से हमें मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ सकती है। गर्ड, गर्ड की वजह से भी जो है वो कफ हो सकती है, एसिड रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न या फिर हर्निया वगैरह। अच्छा जी, अब हमारे पास एक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो चीजें जो कि हमारे पास ब्रेथलेसनेस करा रही हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्मोनरी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हो गया, आगे सारे में ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन कम हुई तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिस्टर्ब होगी, जो कि कैरोटिड बॉडी को स्टिमुलेट करेगी, जो कि मेडुला के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको करेंगे और कॉर्टिकल ड्राइव बढ़ा दें, कॉर्टेक्स जो है वो रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास ये है कि इंटरस्टिशियम खराब हो गया लंग का, वहाँ पे जो है वो खराब हो गया, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस हो गई है। उससे भी यही होगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर आ रही है, ऑक्सीजन नहीं हो रही सही, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी स्मैश होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे अगर कोलैप्स, लंग जो है वो यहाँ से कोलैप्स हो गया, यहाँ पे निमोथोरक्स हो गया, या फिर यहाँ पे इफ्यूजन यानी कि यहाँ से लंग ही यहाँ से इतने एरिया के अंदर एयर फंस गई है, प्लूरा के अंदर, प्लूरा के अंदर यहाँ पानी आ गया प्लूरा के अंदर, तो भी हमारे पास लंग का वॉल्यूम कम होगा तो भी हाइपोक्सीमिया होगा और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में कोई चेंज नहीं आना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे? मैकेनिकल लोड बढ़ जाएगा ये इससे, एम्फेसिमा, एयरवे या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एस्मा, एम्फेसिमा, इनसे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लंग के अंदर रिटेन होना शुरू होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है तो वो एसिडोसिस होगी, तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर बंदा जा सकता है। ये हमारे पास सीएसएफ की पीएच को चेंज करेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, तो वो भी हमारे पास डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास स्पाइनल के एफरेंट्स हैं या वेगल नर्व के एफरेंट्स हैं, ये भी हमारे पास इन चीजों को सेंस करते हैं। और इमोशन, मतलब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, उसका सांस वगैरह जो है इसलिए फूल सकता है। अच्छा जी, अब एक पेशेंट जो है प्रेजेंट किया है क्रॉनिक एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस, मतलब काम करने पे उसको सांस चढ़ता है। अब क्या करेंगे हम? उससे पूछना है रेस्ट पे सांस चढ़ता है या ओवरनाइट। इससे हमारे पास दो चीजें जो है रूल आउट होंगी। सीओपीडी है कि पेशेंट को जो है वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब रात को होता है, लेट के फिर जो उसको ऑर्थोपनिया हो सकता है। ऑर्थोपनिया जो है वो सीओपीडी में भी होता है, हार्ट डिजीज में भी होता है। अब इसके लिए फिर हमें आगे टेस्ट वगैरह कराएंगे तो चलिए
अच्छा, अब एक अच्छे दिन पे मतलब कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं। एक अच्छे दिन पे कैसे हो सकता है? मतलब उसको ब्रेथलेसनेस एक्सर्शन ये काफ़ी नहीं है। हमने उससे पूछना है कि कितना डिस्टेंस चलने से जो है उसको मसला होता है, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने से मसला होता है, उसको कितना मतलब पहले अगर वो 1 ब्लॉक वॉक करता था, तो अब वो आधे ब्लॉक पे के बाद उसको साँस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें हमने उससे पूछनी है, ताकि हमें पता चले कितना डिस्टेंस ये कंडीशन वर्सन हो रही है, तो फिर हमने ईसीजी एको की हेल्प लेनी है। इसके बाद हमने हमने पूछना है कि उसको स्कूल में या चाइल्डहुड से ये मसला तो नहीं है, चाइल्डहुड वीज़ और ये अस्थमा से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा हमने उससे पूछना है कि ब्रेथलेसनेस के साथ और क्या सिम्पटम आ रहे हैं, लाइक क्या चीज़ें और आ रही हैं? उसके साथ उसको पेन तो नहीं है, उसके साथ जो है वो ब्रेथलेसनेस के साथ उसको प्लूरिटिक चेस्ट पेन तो नहीं है, क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस ये थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ बताएगा, मॉर्निंग हेडेक तो नहीं है साथ में। ये जो है हमें बता सकता है कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की वज़ह से जो है उसको साँस चढ़ रहा है एक्चुअली में। अब यकदम बैठे-बैठे उसको सिवियर मसला हो गया है, ब्रेथलेसनेस हो गई है, ठीक है? ये मेडिकल इमरजेंसी होगी, इसके अंदर हम कार्डियक डिज़ीज़ को रूल आउट कार्डियक डिज़ीज़ की वज़ह से मेटाबॉलिक डिज़ीज़ और पॉइज़निंग इन चीज़ों की वज़ह से हमारे पास एक्यूट सिवियर ब्रेथलेसनेस हो सकती है। ओके जी, तो हम इसकी कॉज़ेज़ कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर कॉज़ेज़ क्या हो सकती हैं? इसके अंदर हमारे पास एक्यूट डिस्निया आएगा, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोवास्कुलर की वज़ह से मतलब रेस्पिरेटरी लंग ब्लड वाला जो है हार्ट फेलियर हुआ है, तो उसकी वज़ह से लंग्स के अंदर वाटर एक्युमुलेट हो गया, पल्मोनरी एडिमा। इसके अलावा हमारे पास जो है क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर हो सकता है कार्डियोवास्कुलर की वज़ह से डिस्निया, एमआई के अंदर डिस्निया हो सकता है। रेस्पिरेटरी में एस्मा, सीओपीडी, निमोथोरैक्स रेस्पिरेटरी की जितनी डिज़ीज़ है उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी आएगी, ठीक है? इसके अलावा सीओपीडी, एस्मा इन सब चीज़ों के अंदर जो है क्रॉनिकली चल रही हैं या एक्यूटली चल रही हैं, इनके अंदर जो है मसला आएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर यानी कि जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक कीटोएसिडोसिस, यूरेमिया इन चीज़ों के अंदर जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसओबी कराएँगे, एनीमिया करा सकता है, ओबेसिटी करा सकता है और साइकोजेनिक भी हो सकता है कि साइकोजेनिक उसको मसला है। अब हम आते हैं चेस्ट पेन की तरफ। चेस्ट पेन भी एक सिम्पटम है जो कि डिफरेंट डिज़ीज़ की तरफ हमें लेके जाएगा, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, एसोफेजियल या फिर मस्कुलोस्केलेटल। इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। इसके अलावा फिंगर क्लबिंग आ जाती है। फिंगर क्लबिंग जो है वो भी डिफरेंट डिज़ीज़ की तरफ लेके जा सकती है। इस तरह से ये हमारे पास प्रेज़ेंट करेगी फिंगर क्लबिंग और फिंगर क्लबिंग के अंदर हमारे पास क्या-क्या हो सकता है? एक्वायर्ड थोरेसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं लाइक पल्मोनरी टीबी ये होती है हमारे पास क्यों होती है? क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो जो यहाँ पे कैपिलरीज़ होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि ये डिस्टल पार्ट है। इसकी वज़ह से यहाँ पे जो है ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं तो हमारे पास क्लबिंग हो जाती है, इसकी वज़ह से। ये किन कंडीशंस में हो सकती है? लंग की सारी कंडीशंस के अंदर होगी। टीबी, ब्रोंकियोटाइटिस, लंग एब्सेस, एम्फाइमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, मेसोथेलिoma वो क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कार्डियोवास्कुलर के अंदर साइनोटिक हार्ट डिजीज़, टॉफ वगैरह इन चीज़ों में, एविशंट्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जीआईटी में क्यों होगी? सिरोसिस, आईबीडी, सीलिक डिजीज़ और अदर में थायरोटॉक्सिकोसिस, प्राइमरी हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थोपाइटिक मतलब पहले ही बोन का ही मसला है, तो उसकी वजह से हमारे पास फिंगर में क्लबिंग हो रही है। हिमोप्टासिस क्यों होती है? हिमोप्टासिस का मतलब ये कि खाँसी के साथ जो है वो ब्लड आ रहा है। ये एक अलार्मिंग सिम्पटम है, ये 2 डिजीज़ के अंदर मोस्ट कॉमनली आ रहा है। ह हमने ये भी देखना है कि ये हेमोप्टाइसिस है, हेमाटोमेसिस तो नहीं है। अगर ये गम या नोज़ ब्लीड तो नहीं है, हेमोप्टाइसिस ही है ना? ये भी हमने चेक करना है। ये निमोनिया के अंदर आ सकता है, टीबी के अंदर आ सकता है, इसके अलावा जो है वो कैंसर के अंदर आ सकता है। तो इसके लिए इसके साथ हमने देखना है कि क्या-क्या एक्सिया, हेपेटोमेगाली, लिम्फेडेनोपैथी ये साइंस जो है वो मैलिग्नेंसी की तरफ ले जाएँगे, फिंगर क्लबिंग वगैरह जो है। अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है? एक्यूट स्वेयर हेमोप्टाइसिस हो गई है। तो हमने पेशेंट को अपराइट बिठाना है, ब्लीडिंग की साइड से और हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, रिससिटेशन करनी है, ब्रोंकोस्कोपी देख करके देखेंगे क्या चीज़ है और ट्रांसएमिक एसिड देंगे या वेसोप्रेसिन्स देंगे ताकि इसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हेमोप्टाइसिस क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? ब्रोंकियल डिजीज़ेज़ लाइक कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एडिनोमा, फॉरेन बॉडीज़ वगैरह इनकी वजह से हेमोप्टाइसिस हो सकती है। पैरेन्काइमल यानी कि लंग की पैरेन्काइमा में टीबी, निमोनिया, पैरासाइट्स हो सकते हैं, हाइड्रेटेड डिजीज़, फ्लूक्स, लंग एब्सेस, ट्रॉमा, एक्टिनोमाइसिस, लंग वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, पल्मोनरी इन्फेक्शन, गुड पास्चर, पोलियार्टरिटिस नोडोसा वगैरह यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। कार्डियोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, माइट्रोस्टिनोसिस, एक्यूट एनोरिज्म, ब्लड डिसऑर्डर के अंदर जो कि हेमोप्टाइसिस कॉज़ कर सकती हैं, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, एंटीकोएगुलेंट्स ये ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि किस फाइंडिंग के ज़रिए आ सकते हैं पेशेंट इंसिडेंटल मतलब ये है कि वो कोई सीटी करा रहा था, एमआरआई करा था, वहाँ पे पल्मोनरी नोड्यूल बन गया है। अब पल्मोनरी नोड्यूल क्यों हो सकता है? कॉजेज़ क्या हैं इसकी? इसमें नोड्यूल नोड्यूल कब बनता है? जब नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा और रीजनरेट करेगा तो फिर वहाँ पे नोड्यूल्स बनेंगे लाइक लंग कैंसर, मेट्स
लोकलाइज्ड निमोनिया, लंग एब्सेस, टीबी, पल्मोनरी इंफाक्ट। अनकॉमन के अंदर कोई बिनाइन ट्यूमर, कोई लिम्फोमा, एरिथेमा, हाइड्रेटेड ब्रोंकोजेनिक रूमेटॉइड ड्यूल सूडो ट्यूमर, एस्परजिलोमा। अब मैलिग्नेंट नोड्यूल अगर है तो बिनाइन और मैलिग्नेंट को कैसे डिफरेंशिएट? साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ना होना नहीं होना चाहिए साइज, अगर होगा तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ जाएगा। मार्जिन स्मूथ है, बिनाइन है, अगर तो दूसरे मार्जिन है तो मैलिग्नेंसी है। कैल्सिफिकेशन, अगर कैल्सिफिकेशन ज्यादा है तो वो ग्रैनुलोमा, पॉपकॉर्न, इस तरह की चीजें जो है ये ज्यादा उसके अंदर चले जाएंगी। अगर फैट्स हैं तो फिर लिपिड का भी हो सकता है। लोकेशन 70% अपर लोब के अंदर जो लीजन्स हैं वो बिनाइन लीजन, 70% जो है कैंसर वो अपर लोब के अंदर होते हैं। बिनाइन लीजन जो है वो अपर लोब किसी लोब में भी हो सकते हैं। इसके अलावा एज, एज जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, और इसके अलावा जो है लंग कैंसर की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर हिस्ट्री है, तो ये हमारे पास शो करता है कि मैलिग्नेंट नोड्यूल हो सकता है।